नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम मौर्यकालीन व्यापार, मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था और मौर्यकालीन लिपि कैसे हैं, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये मौर्यकालीन व्यापार जो है स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। व्यापार स्थल मार्ग प्लस जल मार्ग। जल मार्ग सस्ता पड़ता है। ये स्थल मार्ग का मतलब हो गया सड़क के द्वारा व्यापार और जल मार्ग का मतलब हो गया समुद्र के द्वारा व्यापार, नाव के माध्यम से। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था। और मौर्यकालीन व्यापार जो होता है इसका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापार का मुखिया श्रेष्ठी क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। और यदि देखें प्रमुख यदि उद्योग की बात करें, मौर्यकालीन प्रमुख उद्योग ये था जहाज उद्योग। जहाज उद्योग ये वाले जहाज नदी में चलने वाला। और यदि प्रधान उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग था। प्रधान उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। और यदि प्रमुख यदि बंदरगाह की बात करें तो दो थे, भ्रोच और ताम्रलिप्ति। प्रमुख बंदरगाह भ्रोच प्लस ताम्रलिप्ति। ये भ्रोच जो था पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत, और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी भारत में था। पूर्वी भारत। यदि हम एक मैप के तरह समझे तो यहाँ पे देखिएगा, ये छोटा सा मैप बनाते हैं। ये हो गया पश्चिमी भारत, और इधर का हो गया पूर्वी भारत। तो पश्चिमी भारत में भ्रोच बंदरगाह और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह थे। प्रमुख यदि व्यापारिक केंद्र के बात करें, प्रमुख व्यापार केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी और तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली। तो अभी तक देखिए क्या देखे हम, मौर्यकालीन व्यापार की बात कर रहे हैं। तो मौर्यकालीन व्यापार जो है कि स्थल मार्ग
और जल मार्ग दोनों से होता था। और इसका जो मुखिया जो होता था उसे क्या कहा गया है? श्रेष्ठी कहा गया है। प्रमुख उद्योग कौन से थे यहाँ पे? तो जहाज उद्योग, नदी में चलने वाला जहाज उद्योग, ये प्रमुख उद्योग यहाँ पर हुआ करते थे। और यदि प्रधान उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग क्या था? प्रधान उद्योग। और प्रमुख बंदरगाह की बात करें जहां पर आकर के बोट नाव रुकते थे, तो वो कौन है? तो भ्रोच और ताम्रलिप्ति। भ्रोच पश्चिमी भारत में और ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में है। प्रमुख व्यापारिक केंद्र की यदि बात करें तो जहां से जो है कि आंतरिक व्यापार होता था, प्रमुख, यहाँ पे लिख लीजिएगा आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक व्यापार केंद्र। तो ये कौन है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी और तोसली। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के के बारे में। आप सभी हेडिंग दीजिएगा मौर्यकालीन सिक्के। देखिए ये मौर्यकालीन सिक्का जो होता था पंचमार्ग या आहत सिक्के होते थे, जिसे कि थप्पा मारकर बनाया जाता था। कैसा होता था? पंचमार्ग, पंचमार्क या आहत सिक्के। इसमें सोना, चांदी, तांबा, इन सभी का जो है कि एक जो है कि टुकड़ा ले लिया जाता था, उस पर थप्पा मारकर बनाया जाता था ऐसा। तो ये क्या होता था? आहत सिक्के। आहत मीन्स क्या होता है? चोट करना, चोट करना, चोट करके बनाया गया सिक्का आहत सिक्का कहलाता था। तो देखिए ये किस किस चीज के बनते थे? कसापन, ये कसापन क्या है? तो चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। और यदि स्वर्ण देखें या निष्क, ये क्या है? तो स्वर्ण सिक्के, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। और यदि देखें मासक, ये मासक क्या है? तो तांबे का सिक्का। एक नोट लिखिएगा जो कि आगे लिखाना था, नहीं लिखा है वहां पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा। वो जो जहाज निर्माण होता था, जहाज निर्माण का अधिकार राज्य के पास था। जहाज निर्माण का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास में। तो देखिए क्या देखे, मौर्यकालीन सिक्का कैसा है? तो पंचमार्ग या जिसे क्या कहते हैं? आहत। आहत सिक्का क्या होता है? चोट करके बनाया गया सिक्का, क्या कहलाता है? आहत सिक्का। और कसापन, ये क्या होते थे? तो चांदी के सिक्के को कसापन कहा जाता था। और स्वर्ण या निष्क, ये क्या है? तो सोने का सिक्का। और मासक, ये क्या है? तो तांबे का सिक्का।
और यहाँ पर एक नोट लिखे हैं, जहाज निर्माण का अधिकार किसके पास था? राज्य के पास। ये राज्य ही जहाज निर्माण का कार्य करते थे। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा मौर्यकालीन गुप्तचर। गुप्तचर, ये गुप्तचर क्या होता है? तो जो गुप्त रूप से सूचना प्राप्त कर राजा को देते हैं, ये क्या करते हैं? गुप्त रूप से सूचना प्राप्त, गुप्त रूप से सूचना प्राप्त कर किसको देता है? राजा को। ये जो गुप्तचर हैं, इनका यदि विस्तृत वर्णन देखें तो कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन है। अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन है। ये जो गुप्तचर है, इसे गुट पुरुष कहा गया है। गुप्तचर को क्या कहा जाता है? गुट पुरुष। गुट पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर जो है कि दो प्रकार के होते थे। कौन कौन? तो देखिए, संस्था और संचार। इसे ही क्या कहा गया है? भ्रमणशील। भ्रमणशील अर्थात ये एक जगह रुके नहीं रहते थे, ये जो है कि घूमते फिरते रहते थे। लेकिन ये जो संस्था है, ये एक जगह रुक करके जो है कि सूचना प्राप्त करते थे। ये जो संस्था है, ये 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार। देखिए 5 प्रकार कौन है? काप्टिक, ये विद्यार्थी बनकर रहते थे। विद्यार्थी भेष में। उदास्थी, ये उदास्थी जो होते थे, ये सन्यासी के रूप में। सन्यासी के रूप में। गृहपथिक, ये गरीब किसान के रूप में। गरीब किसान के रूप में। और 2 है वैदेहिक तापस। ये वैदेहिक जो है कि व्यापार के रूप में रहते थे, व्यापारिक बनकर। व्यापारिक रूप में। और ये तापस जो है, तपस्वी के रूप में रहते थे। तपस्वी रूप में। तो देखिए क्या देखिए, मौर्यकालीन गुप्तचर के बारे में बात करें तो गुप्तचर क्या होता है? तो जो गुप्त रूप से सूचना प्राप्त कर ये राजा को देता हो। गुप्त रूप से सूचना प्राप्त कर किसको देता हो? राजा को।
ताकि राजा के जो क्षेत्र है उसमें शांति व्यवस्था बने रह सके। अर्थशास्त्र में जो है, अर्थशास्त्र किसका है ये कमेंट में आप सभी लिखिएगा। अर्थशास्त्र जो है कि कौटिल्य का है। इसमें जो है कि गुप्तचर का विस्तृत वर्णन किया गया है। गुप्तचर जो है इसे क्या कहा गया है, तो गुट पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है, गुट पुरुष। ये जो गुप्तचर हैं दो प्रकार के हैं, कौन कौन, तो संस्था और संचार। ये संचार क्या है, तो भ्रमणशील, ये घूमते रहते थे, और संस्था एक जगह रुककर सूचना प्राप्त करते थे। ये संस्था जो है ये 5 प्रकार के हैं, कौन कौन है, तो काप्टिक, उदास्थी, गृहपतिक और वैदेहिक, अंतिम है तापस। काप्टिक कैसा होता था, तो विद्यार्थी के भेष में बनकर रहते थे, और उदास्थी ये सन्यासी के रूप में रहकर सूचना प्राप्त करते थे। गृहपतिक ये गरीब किसान के रूप में रहते थे, और वैदेहिक ये व्यापारी बनकर रहते थे और सूचना प्राप्त करते थे। तापस ये तपस्वी बनकर किसी भी क्षेत्र में जाकर जो है कि सूचना प्राप्त करने का कार्य करता था। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा मौर्यकालीन लिपि। ये जो मौर्यकालीन लिपि है ये जो है कि 4 प्रकार के हैं। ब्राह्मणी, ख्रोष्ठी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। देखिए इसकी विशेषता यदि देखिए, ये जो ब्राह्मणी है ये बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था, ऐसे करके बाएं से दाएं। और ये जो ख्रोष्ठी है ये जो है कि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, ऐसे करके दाएं से बाएं। और ग्रीक और ये जो अरमाइक है ये जो है कि यूनानी लिपि की तरह था, उर्दू में लिखा जाता था, यूनानी लिपि की तरह, उर्दू में, उर्दू जैसा। और ये जो लिपि है इसकी भाषा यदि देखें तो प्राकृत था, भाषा प्राकृत। और मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन यदि देखें, हेडिंग दीजिएगा सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन 6 समितियों में बटा था, 6 समिति। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, तो 5 सदस्य। अर्थात टोटल यदि देखें तो कितने सदस्य हो गया, 30 सदस्य। ये जो सैन्य प्रशासन है इसमें पैदल सेना, अश्व सेना, नौ सेना, रथ सेना होता था। पैदल सेना, नौसेना, अश्व सेना
अश्व सेना, रथ सेना और हाथी सेना। पहले तो देखिए 6 समिति है, इसमें कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य है। उसके बाद पैदल सेना, नौ सेना, अश्व सेना और रथ सेना, रथ सेना, हाथी सेना, ये सभी देखने से लगता है कितना विस्तृत है। इसलिए एक जस्टिन महोदय हैं, जस्टिन, जस्टिन, ये जो है कि सैन्य जो है कि प्रशासन जो है इसे क्या कहा गया है? डाकू का गृह कहा है। डाकू का गृह कहा है। तो देखिए क्या देखे हम, मौर्यकालीन लिपि की यदि बात करें तो कौन कौन सा लिपि है? ब्राह्मणी, ख्रोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मणी लिपि की विशेषता क्या है? तो जिस तरह हम सभी आज लिखते हैं बाएं से दाएं और उसी प्रकार लिखा जाता था, और ख्रोष्ठी ये दाएं से बाएं और लिखा जाता था, और ग्रीक और अरमाइक की यदि बात करें तो ये यूनानी लिपि की तरह थे, ये उर्दू में लिखा जाता था, उर्दू जैसा था। और यदि भाषा की बात करें, ये जो लिपि है इसकी भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा। और यहाँ की यदि सैन्य प्रशासन की बात करें तो इस सैन्य प्रशासन 6 समितियों में बटा था, और प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। टोटल सदस्य 30। टोटल कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य है। ये जो है कि सैन्य प्रशासन जो है कि 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग में? 5 भाग। 5 भाग कौन कौन है? पैदल सेना, नौसेना, अश्व सेना, रथ सेना और हाथी सेना। और इतने विस्तृत होने के कारण सैन्य प्रशासन जस्टिन महोदय, इन्होंने क्या कहा है इसे? डाकू का गृह है। डाकू का क्या है? एक गृह है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मौर्यकालीन जो है कि कला को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जो है कि उस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी से और उसमें मौर्यकालीन कला को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप सभी को सब जो है कि नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।